हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है उपसर्ग। तो आज हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे इसके हेल्प से हम नए शब्दों को बनाते हैं, है ना, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो। आपके लिए ये नोट्स वाले वीडियो होंगे और आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि उपसर्ग आया कहाँ से, है ना। उपसर्ग का कैसे प्रयोग करते हैं, क्यों हम उपसर्ग का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर आपको लिखा है कि शब्द रचना के मुख्य 3 प्रकार है। यानी शब्द रचना का मतलब क्या है कि शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, तो उसके 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला हो गया उपसर्ग से हम शब्द का निर्माण करते हैं, यानी नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय से हम बनाते हैं और समास से। ये जो तीनों हैं, ये तीनों किस में हेल्प करते हैं? शब्द रचना में। तो क्वेश्चन एक यहाँ पर भी आपका बन सकता है कि शब्द रचना किससे किससे हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में दे देगा उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, समास से। अगर प्रश्न ये पूछे कि शब्द रचना किससे नहीं होता है ना, तो ऑप्शन में ये तीनों रहेंगे। उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय रहेगा, समास रहेगा और एक अलंकार दे दिया जाएगा। ठीक है, अलंकार रहेगा। तो आपको सीधे सीधे कहाँ टिक लगा देना है? अलंकार पर, है ना। क्योंकि आपको पता है कि शब्द रचना यानी शब्दों का निर्माण किससे होता है? उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है और समास से होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ बन गया। ठीक है, तो हम उपसर्ग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उपसर्ग क्या करता है? शब्द रचना में यानी नए शब्द बनाने में क्या करता है? हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। चलिए अब पढ़ेंगे उपसर्ग को। ठीक है, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो उपसर्ग को हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी प्री मतलब क्या? पहले, यानी उप मतलब क्या? पहले, है ना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का मतलब होता है समीप, यानी पास या पहले। यानी उप का मतलब आप क्या जानोगे कि या तो पहले होगा या तो समीप होगा। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना यानी बनाना का अर्थ होता है। किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। यानी उपसर्ग आपने समझा ना, उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले जुड़कर किसी भी सार्थक शब्द, किसी भी शब्द नहीं बोलेंगे, किसी भी सार्थक। सार्थक शब्द मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड, है ना। तो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर पहले आके लग जाता है और उसको किसी भी सार्थक शब्द के पहले आकर उसको एक नया सार्थक शब्द बनाता है। ऐसा नहीं कि पहले आकर उस कोई मीनिंगलेस शब्द बनाएगा, नहीं। किसी भी सार्थक शब्द यानी कोई भी ऐसा शब्द, जैसे ना कोई भी शब्द हो और उसके आगे आके पहले से भी वो सार्थक रहेगा, यानी पहले से भी मीनिंगफुल रहेगा और उसके आगे एक दूसरा मीनिंगफुल वर्ड यानी दूसरा सार्थक शब्द बना देता है, वो क्या होता है? उपसर्ग। और उपसर्ग आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा पहले लगता है, शब्द के पहले जुड़ता है ना। और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग के 3 भेद, है ना। हमको मेनली क्या पढ़ना है? मुख्यतः 3 भेद पढ़ने हैं उपसर्ग के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब इनकी संख्या को आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? तो 22, हिंदी के 10 और 19 किसके? उर्दू के। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि संस्कृत के शब्द 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं और उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। अब उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे उपसर्ग का प्रयोग किया है और कैसे एक उपसर्ग जो है एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करता है, एक नए सार्थक शब्द को बनाता है। जैसे आप देखिए यहाँ क्या है? प्र प्लस हार। प्र प्लस हार, तो ये हार, हार क्या है? ये आपका जो हार दिख रहा है, ये हार एक शब्द है जो कि क्या? हार मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है। तो हार क्या है? एक सार्थक शब्द है। अब इस
सार्थक शब्द में उपसर्ग जुड़ेगा प्र क्या है? उपसर्ग। और इस दोनों को जुड़ने के बाद एक नया सार्थक शब्द बन जाएगा प्रहार। बना ना? तो ये भी एक सार्थक बना और ये भी एक सार्थक बना। देखिए उपसर्ग, अगर आपको उपसर्ग का अगर संधि तोड़ना है या पता करना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपको संधि करना है, आपको तोड़ना आना चाहिए, है ना? आपको तोड़ने के बाद ये जरूर पता होना चाहिए कि जब ये टूटेगा ना, जैसे मान लीजिए प्रहार दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? प्रहार। अब इसका बोलेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसका संधि करेंगे, अगर हम इसको तोड़ेंगे, तो दूसरा जो शब्द बनेगा, जैसे उपसर्ग प्र को हम तोड़े, है ना, तो क्या होगा? प्र बताए तो इसमें जो हार आएगा, ये शब्द जो है हार, ये इसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे तोड़ देंगे प्रह प्रह प्रहा प्लस र, ऐसे नहीं तोड़ेंगे। इसका कोई मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको उपसर्ग का पता लगाना होगा, जैसे आपका एग्जामिनेशन में दे दिया कि प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग, तो आप क्या बोलोगे? प्र उपसर्ग है ना? क्योंकि आप तोड़ के देखोगे तो दूसरा ये हार एक मीनिंगफुल शब्द बन रहा है। समझ में आई? तो आपको उपसर्ग का पता लगाने के लिए आपको संधि करना, यानी आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है ना? तो प्र प्लस हार बन के प्र उपसर्ग लगेगा किसके साथ? हार के साथ, तो ये प्रहार बन जाएगा। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, यानी हार शब्द का क्या अर्थ निकला? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, है ना, प्र जोड़ हार, जिसका अर्थ चोट करना होगा, है ना। हार शब्द जैसे क्या, इसमें क्या बोला कि हार शब्द का क्या मतलब है? पराजय होगा। लेकिन प्र उपसर्ग जुड़ के इसका नया शब्द क्या बनना? चोट करना, ये किसी को आघात करना, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे उपसर्ग आ उपसर्ग। आ उपसर्ग और ये हार के साथ जुड़ा है, हार का मीनिंग पता है, तो ये नया शब्द क्या बन जाएगा? आहार। देखिए ये भी सार्थक है, सार्थक का मतलब इसका कोई मतलब निकलता है। हार का मतलब आपको पता है, आहार का भी मतलब क्या होता है? भोजन। तो सार्थक शब्द बन रहे हैं ना। एक सार्थक शब्द में उपसर्ग जोड़ने के बाद दूसरा सार्थक शब्द बनता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए सम उपसर्ग जुड़ा है, सम के साथ हार लगा है तो संहार हो गया। संहार का मतलब होता है विनाश। और संयोग भी बनता है सम जोड़ योग से। संयोग कैसे बनेगा? सम यानी ये वाला सम और जोड़ योग से। योग का मतलब भी आपको पता होता है, इसके भी एक मीनिंगफुल शब्द है, यानी सार्थक शब्द है। वी जोड़ हार, है ना, वी के साथ जोड़ेंगे किसको? हार के साथ, तो क्या बन जाएगा? बिहार। बिहार मतलब क्या होता है? घूमना। वो वाला बिहार नहीं है जो एक स्टेट का नाम है, वो होता है बिहार, है ना, वो होता है बिहार। ये विहार है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, है ना। यानी जो उपसर्ग होता है वो अकेले उसका कोई मतलब नहीं मिलता है, लगता है, लेकिन अगर कोई किसी सार्थक के शब्द के साथ वो जुड़ जाता है तो वो एक मीनिंगफुल सार्थक शब्द बना लेता है, ठीक है। हार शब्द के आदि में जोड़ने से, आदि यानी पहले जोड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी सार्थक, ये सभी शब्दांश है और ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उपसर्ग में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अभी मैंने पहले बताया था ना कितने होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग टोटल 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग को हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो साइड में दिया हुआ है ये सारे उपसर्ग हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये उपसर्ग है, और ये है उनका अर्थ और कैसे उस उपसर्ग से कौन कौन से सार्थक शब्द बन रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसको आपको पढ़ते रहना है, तो क्या होगा एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कि आपको पता रहेगा कि अ उपसर्ग से, अन उपसर्ग से, अधि उपसर्ग से कौन कौन से नए सार्थक शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये सारे जो हो गए ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। ये जो अ हो गया, अन हो गया, अधि हो गया, अति हो गया, अनु हो गया, ये क्या है? उपसर्ग है। इसका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे सार्थक शब्द के साथ बनते हैं या जुड़ते हैं तो वो एक नया सार्थक शब्द यानी नई नई पहचान दे देते हैं एक नए शब्द को, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले अ उपसर्ग। अ का मतलब होता है नहीं, अभाव, हीन या विपरीत। अब अ उपसर्ग लग के क्या क्या बनेगा?
अखंड, अनाथ, अथाह, अधर्म, अदृश्य, अडिग, अचल, अलौकिक। यानी अ उपसर्ग से ये सारे शब्द बनते हैं। इसको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा और एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा होता है अन्न। अन्न शब्द से क्या क्या शब्द नए पढ़े। पहले अन्न शब्द का आपको मतलब यानी अर्थ पता होना चाहिए। अन्न का मतलब होता है नहीं या अभाव, है ना। तो अब क्या क्या बनेगा? अनाचार, अनपढ़, अनादि, अनमोल, अनेक, अनावश्यक, अनिश्चित या अनुपस्थिति। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अन्न शब्द जोड़ के। ये तो सिंपल सिंपल थे, अन, अनपढ़, अनाचार, अन लग सब में लगा है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर अन नहीं लगा है, अनी लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। जो भी रेड मार्क से दिया है ना वो थोड़ा हट के है, तो आपको देखना है कि अन से अनिच्छा भी बनता है ना, अनिच्छा। यानी अन यहाँ पे अन नहीं है ना, यहाँ पे अन्न नहीं है, लेकिन क्या बना? अनिच्छा बना। यानी इच्छा के साथ जुड़ के, अन्न जब इच्छा के साथ जुड़ेगा, है ना, तो अन्न नहीं है, अन्न का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे अन्न नहीं दिखाया है। यानी ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अन्न जब इच्छा के साथ जुड़ेगा, यानी इच्छा, ई आधा च, छ में आ की मात्रा, ठीक है ना। इच्छा, इच्छा के साथ जुड़ेगा तो अनिच्छा बनता है, अनच्छा नहीं बनेगा, है ना। अनुपस्थिति, ठीक है ना। उपस्थिति के साथ बन के अनुपस्थिति बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अधि उपसर्ग से क्या क्या बनता है। अधि का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऊपर, समीप या बड़ा, है ना। तो अधिकरण, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। यानी और अब हम आगे बढ़ेंगे। अति उपसर्ग से क्या, अति का मतलब क्या होता है? अति कर दिया, यानी बहुत अधिक कर दिया, एनफ, ऊपर। इससे क्या बनेगा? आतिश, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिचार या अत्यधिक। अब देखिए ये भी उसी तरह से है, सब में सिंपल सिंपल अति लगा है ना। सिंपल 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 क्या लगा? अति लगा है। सिंपल सिंपल सब में दिख रहे हैं कि अति से डायरेक्ट अति, रिक्त, अति, ऐसे ऐसे लग गए हैं, है ना। सब में अति अति लगा है। बट क्या है कि इसमें क्या है? अत्यधिक हो गया है ना। यानी अति अधिक में, अति में अधिक जोड़ेंगे तो अत्यधिक बन जाएगा, है ना। इस संधि का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद वाले जो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने के बाद मैं आपको संधि भी बहुत अच्छे से समझा दूंगी, तो आपको शब्दों को तोड़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखिए अनु उपसर्ग से क्या बनेगा? अनु का मतलब होता है पीछे, अति का मतलब होता है ऊपर, है ना। अनु का मतलब होता है पीछे और समान। तो अनुकरण, अनुगामी, अनुकंपा, अनुकंपा होता है ना, अनुशील, अनुशीलीन, अनुराग, अनुज और अनुगमन। अभि उपसर्ग से क्या बनेगा? अभि का मतलब होता है तरफ, सामने या समीप, है ना। तो अभियोग, अभिनेता, अभिमान, अभिनव और अभिमुख, ठीक है, ये सारे बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे और कौन कौन से हमें उपसर्ग पढ़ने हैं। अब आ गया दुर। दुर उपसर्ग से क्या बनेगा? दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा या कठिन। अब क्या क्या बनेगा? दुराचार, दुरावस्था, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्जन, दुर्भाग्य, 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 दुर्गम। नी उपसर्ग लगेगा। नी का मतलब होता है निषेध, बाहर, भीतर और अभाव, ये सारे मतलब होते हैं नी का मतलब, है ना। तो निषेध बनेगा, है ना। निकृष्ट बनेगा, निरूपण बनेगा, निर्वास बनेगा, निर्युक्त बनेगा, निर्युक्त बनेगा, निदान बनेगा और निर्वारण बनेगा, ठीक है। निरुपसर्ग, निर का मतलब भी होता है निषेध, निहित और बाहर। अब इससे कौन से बनेंगे? निर्भय, निर्वासन, निर्दोष, निर्वाह, निराश, निराश, निर्जीव और निरपराध, है ना। निरपराध भी बनेगा, ठीक है। निर में अपराध जुड़ेगा तो क्या बनेगा? निरपराध, है ना। परा, परा मतलब क्या होता है? सीमा से अधिक, है ना। कहते हैं ना कि ये मेरे से परे है ना। तो परा मतलब होता है सीमा से अधिक या उल्टा। अब इससे क्या बनेगा? पराजय, पराक्रमम, पराधीन, पराकाष्ठा एंड परामर्श, ठीक है ना। परि उपसर्ग से क्या बनेगा?
परि उपसर्ग से बनेगा। परि का मतलब पहले जानो आप, आसपास, चारों ओर या पूर्ण। तो अब इससे क्या बनेगा? परिकल्पना, परिणाम, परिचर्चा, परिच्छेद, परिवेश, परिक्रमा। ठीक है। प्र उपसर्ग से क्या बनेगा? हमने शुरू में भी एग्जाम्पल में पढ़ा, प्र मतलब होता है अधिक, आगे, ऊपर। ठीक है, ये तीनों मतलब होते हैं। तो आपको अगर मतलब समझ में आ गया ना, तो आपको उपसर्ग बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला होगा प्रगति, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रत्येक, प्रतिष्ठा, प्रबल, प्रहार और प्रयोग। प्रति उपसर्ग क्या होता है? प्रति मतलब और, विरुद्ध, सामने, प्रत्येक। अब कैसे बनेगा प्रति उपसर्ग से हम देखेंगे। प्रति से बनेगा प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिवादी और प्रतिध्वनि। अब एग्जामिनेशन में दे देगा कि अच्छा ये बताइए कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बता दोगे? प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है, यानी प्रति के दिन के साथ प्रति जोड़ के क्या बना दिया है? प्रतिदिन। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं ना। अब देखिए प्रति का मतलब क्या होता है? विपरीत, यानी प्रत्येक, और, है ना, ये तीनों होता है प्रति का मतलब। अब प्रतीक कैसे टूटा है, अब ये देखना है। प्रतीक यानी प्रति प्लस ईक जुड़ के क्या बना है? प्रतीक। प्रतीक्षा कैसे बना है? प्रति प्लस इच्छा से बना है प्रतीक्षा। प्रत्येक कैसे बना है? अब यहाँ पे देखिए, सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या लगा? बड़ी ई की मात्रा लगा, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ छोटी ई। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द में कैसे चेंज होगा, है ना। अगर प्रतीक्षा दे देगा और उसमें ऑप्शन में प्रति दिया रहेगा, तो आप तो कहोगे कि इसमें तो बड़ी ई है और इसमें तो छोटी ई है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि प्रतीक और प्रतीक्षा में प्रति ही लगा है उपसर्ग। अब प्रत्येक हो गया, तो प्रत्येक में भी देखिए प्रति प्लस अक्ष से बना है प्रत्यक्ष, है ना। तो इसमें भी प्रति, ये आधा तौ वाले में भी प्रति लगा है ना। आधा तौ वाले भी जो हैं प्र के साथ आधा तौ, उसमें भी प्रति ही लगेगा उपसर्ग। प्रति प्लस अप, है ना, और कार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक है ना, प्रत्येक कार है, तो प्रति प्लस अप प्लस कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है ना। प्रत्यर्पण मतलब प्रति प्लस अर्पण, किसी वस्तु के लेने के बाद कुछ लौटाना, वो क्या होता है? प्रत्यर्पण होता है ना। प्रत्याशी मतलब जो होते हैं ना, जैसे चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो बोलता यहाँ से कौन से प्रत्याशी खड़े हैं, इस तरह की बातें होती है, वो है प्रत्याशी। यानी प्रति प्लस आशी, प्रत्याशी। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रत्युत्तर यानी प्रति प्लस उद प्लस उत्तर, इसमें दो से एक से ज्यादा उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रत्युत्पन्ना मतलब प्रत्युत्पन्न मतलब प्रति प्लस उन प्लस पन, कैसे टूटेगा आपको ध्यान में रखना है ना। इसीलिए रेड से जो डिफिकल्ट है ना, वो रेड से लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखना। प्रत्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? जो कठिन समय में प्रस्तुत हो जाए, है ना। प्रत्युपकार का मतलब होता है प्रति प्लस उप प्लस कार, यानी भलाई के बदले भलाई, है ना। प्रत्युपकार का मतलब प्रति प्लस उप प्लस कार। प्रत्येक कैसे होना? प्रति प्लस एक, प्रत्येक बहुत इजी है। प्रतिषेध मतलब प्रति प्लस छेद। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको, यहाँ पे कौन सा है? षटकोण वाला श लगा है, लेकिन जब इसका संधि करेंगे ना, तो आपका सपेरा वाला स में टूटेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस छेद, है ना, प्रतिषेध बनेगा, और यहाँ पे रोक लगेगा, यानी आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो रोक, प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोक लगाना। प्रतिष्ठा प्रति प्लस, यहाँ पर भी देखिए ध्यान में रखना है कि षटकोण वाला श जो होता है वो सपेरा वाला श में टूटता है ना। प्रतिष्ठन प्रति प्लस, देखिए सब में देखिए वही टूट रहा है। आधा श जो है ये वाले आधे श में, यानी सब षटकोण से सपेरा वाले में टूटता है, इस चीज को आपको ध्यान में। अतिक्रमण, अतिव्यापी, अति प्लस वय प्लस आप वी प्लस आपी, अतिरिक्त, अति त्रिय मतलब अति प्लस इंद्रिय, अतीत मतलब अति प्लस इत अतीत। ठीक है ना। ये सब चीजों को बार बार लिखेंगे ना आप देख कर भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि षटकोण वाला स किस में चेंज हो जाता है? सपेरा वाले स में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग क्या होता है? अध,
ये थोड़े इजी होते हैं, संस्कृत वाले थोड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन हिंदी वाले इजी होते हैं, आप इजीली बता दोगे। अध मतलब क्या होता है? आधा। तो इससे क्या शब्द बनेंगे? अध जला, अध मरा, अध पका, अध खिला, अध खाया। उ उपसर्ग होता है। अब ये सब याद रखना है कि ये सब किसके हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं। अभाव या रहित, यानी उत्तीर्ण, उजड़ा, उनींदा, है ना। कु का मतलब क्या होता है? बुरा, बुराई, निचला, यानी कुपात, कुख्यात। कुख्यात आरोपी होता है ना, उस वो है कुख्यात, मतलब बहुत जाना माना, नेगेटिव सेंस में लेते हैं। कुचाल, कुकर्म, कुमार्ग, कुअवसर, ठीक है। दु यानी दु मतलब क्या होता है? बुरा और हीन, है ना। तो दुबला, दुस्सह, दुकाल, दुस्साधन, दुर्जन और दुर्गम। नेक्स्ट है बिन। बिन मतलब क्या होता है? निषेध के बिना, है ना, यानी किसी तरह की कोई रोक ना हो। तो बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन जाना, बिन बोया या बिन खाया, ठीक है। तो ये हो जाते हैं बिन से बनने वाले शब्द। भर उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? भर मतलब पूरा और ठीक होता है ना, तो भरपूर, भरमार, भरपेट, है ना, भरसक, इस तरह के शब्द बनेंगे। स और सु से, स और सु का मतलब होता है अच्छा और उत्तम। तो स और सु से हम देखेंगे, है ना। सुपूत, सरल, सघन, सजग, सचेत, सरल, सुगम, सुकन्या या सुफल। ये सब सु उपसर्ग से और स उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब आगे हम उर्दू के उपसर्ग पढ़ेंगे। उर्दू के उपसर्ग जो है ना वो इस तरह से है, जैसे कम। कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा, यानी कमसीन, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, ठीक है। ना से क्या बनेगा? नहीं। ना का मतलब होता है ना। ना किसके लिए यूज होता है? ना कौन सा उपसर्ग है? उर्दू का। और हिंदी में हम लोग कौन सा उपसर्ग पढ़े थे? ना उपसर्ग पढ़े थे, है ना, संस्कृत में, ठीक है। तो ना आता है किसमें? ना का मतलब होता है नहीं या अभाव, ये होता है उर्दू के उपसर्ग। अब देखिए, ना पसंद, ना समझ, ना लायक, पढ़ने ही से लग रहा है कि उर्दू के शब्द हैं। ना जायज, ना बालिग, नामुमकिन। बद, बद क्या है? उर्दू के है, यानी बद मतलब होता है बुरा, बदकिस्मत, बदचलन, बदतमीज, बदनाम, बदसूरत। खुश क्या है? खुश किसका है? खुश है उर्दू का अक्षर। खुश मतलब होता है प्रसन्नता, यानी खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी, खुशनसीब या खुशबू। बे मतलब क्या होता है? बिना, है ना। बे मतलब बिना, यानी बेकसूर, बेरहम, बेईमान, बेनकाब, बेचारा, है ना, बेइज्जत। ला क्या है? ला का मतलब होता है बिना, है ना। लापरवाह, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब और लाचार, है ना। ला और लाचार, ठीक है। अब देखिए, हर। हर मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर रोज, हर पल, हर साल, हर दिन। हम क्या होता है? हम मतलब समान होता है ना। हम सकल बोलते हैं ना, यानी एक समान। उसी तरह हम सकल, हमदर्द, हमराह, मतलब एक जैसा, एक राह पे चलने वाले हमराह, एक जैसे दिखने वाले हम सकल, एक जैसा दर्द हो तो हमदर्द, है ना, आपके दर्द को समझने वाला। हम राज, हम सफर, हम वतन। हम वतन मतलब एक ही वतन से बिलोंग करने वाला। हमदर्दी। ये सब क्या है? उर्दू के उपसर्ग। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में उपसर्ग से प्रश्न बनते हैं। जैसे निराधार शब्द दिया रहेगा और बोलेगा निराधार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी निराधार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो कौन से का? निर उपसर्ग का प्रयोग किया है। इस तरह के 4 ऑप्शन देंगे और आपको एक टिक लगाना होगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आप पता रहेगा
तो सु शब्द पर आप टिक लगा के चले आ जाओगे, यानी स्वागत किससे बना है? सु शब्द से बना है, यानी सु उपसर्ग लगने के बाद स्वागत शब्द बना है, यानी सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है ना। संस्कार, संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। इस तरह के 4 ऑप्शन देंगे, अगर आपको पता होगा, आप पढ़े रहोगे तो इजीली बना दोगे। सम प्लस आकार क्या होगा? संस्कार, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। नि उपसर्ग से युक्त शब्द छांटिए। अब 4-5 शब्द दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि ऐसे शब्द बताइए जो कि नि उपसर्ग से बने हैं। तो निष्कर्ष, नियम, निर्मल और निपात। तो निपात किससे बना है? नि उपसर्ग से बना है। परि उपसर्ग से बने हुए शब्द बताने होंगे। तो परित, ऐसा नहीं कि सब में परि लगा है तो ये उसी से बना होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द बने हैं। ये सब में परि दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको पता है, आप तोड़ के देखना। जैसे परि को तोड़े आप, पहला वाला ऑप्शन देखिए, परि जोड़ तो ये क्या कोई सार्थक बना शब्द? नहीं बना ना, तो ये नहीं होगा। फिर आप देखना इसको तोड़ के, परि जोड़, एक मिनट, सेकंड वाले को तोड़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको तोड़ना आना चाहिए। अब सेकंड वाले को आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? परि जोड़ चय। अब ये बताइए कि चय का कोई मीनिंग होता है? नहीं ना, मीनिंगलेस है, ये सार्थक शब्द बना ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरे वाले को तोड़ के देखना, अगर आप नहीं जानते हो तब, परि जोड़ जन। अब देखो, जन का मतलब क्या होता है? लोग, आदमी। तो ये तो एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो यही होगा परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द, है ना। परिंदा, है ना, तो इसमें आधा नौ डबल आएगा, है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह आप तोड़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा शब्द सार्थक होना चाहिए तोड़ने के बाद, ठीक है। ये थे इस उपसर्ग से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।